भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक नज़र में। यूपीएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करता है। रियल सेक्टर वो सेक्टर होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करती है, उसे रियल सेक्टर कहते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, कहता है किसानों को अपनी फसलें काटना, ये अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, यानी ये कथन सही है। दूसरा कहता है कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये भी सही है। तीसरा कथन कहता है किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी बैंक को धनराशि उधार देना, ये परिवार के लिए नहीं हो रहा है, यानी ये गलत है। कहता है किसी कॉर्पोरेट निकाय का निवेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना, ये भी परिवार के लिए काम नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी गलत है। कह रहा है सही उत्तर चुनिए, यानी 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। पहला कहता है राजकीय कोष, इसको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा कहता है मौद्रिक नीति, ये भी रखा जाता है। और कहता है तीसरा मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति, ये भी रखा जाता है। और सरकारी बजट, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है। इसको अर्थशास्त्र के भाषा में पूर्ण स्पर्धा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। पहला कहता है निरपेक्ष सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था। यह सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने यह सिद्धांत दिया था। 2 नंबर कहता है तुलनात्मक लागत, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। तीसरा कहता है अवसर लागत, अवसर लागत किसने दिया था, हैवलर ने। हैवलर ने इसका सिद्धांत दिया था। ये तीनों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है। पहला ऑप्शन कहता है उस वस्तु की इच्छा पर, वस्तु की इच्छा से मांग की निर्दिष्ट नहीं होती है, यानी ये कथन गलत है। दूसरा कहता है उस वस्तु की आवश्यकता, वस्तु की आवश्यकता भी वस्तु की मांग निर्दिष्ट नहीं होता है, यानी कि ये कथन गलत है। कहता है उस वस्तु का मांगा गया परिणाम, ये भी कथन गलत है। कहता है डी नंबर किसी विशिष्ट समाप्ति के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम, यानी कि ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कहता है अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल, इसकी ढाल कैसे होती है, वह दाहिनी और ऊपरमुखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 कहता है वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार हैं, क्या कहलाती है। ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंधित है। तो कृषि और सेवा पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को कौन कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है भारत के असंगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। असंगठित क्षेत्र के बारे में देखें कौन सा कथन सही है। कहता है संगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अधिक है, ये कथन सही है। कहता है रोजगार सुरक्षा तथा कार्य विनियम असंगठित क्षेत्र में बेहतर है, और संगठित क्षेत्र में जो है वो रोजगार सुरक्षा और विनियम सही नहीं है, यानी कि ये कथन गलत है। कहता है वह सामान्यतः श्रम संघों से संगठित नहीं होते हैं, ये कथन सही है। और संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संघ नहीं होता है, यानी कि ये कथन सही है। नेक्स्ट कहता है श्रमिक सामान्यतः सीमित दिनों के लिए नियुक्त होते हैं, और संगठित क्षेत्र में ये भी कथन सही है, यानी कि 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछता है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, यानी कि सही कथन देखना है। एक संकल्पना दिया गया है। कहता है एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, कहता है मानव पूंजी निर्माण कैसे हो सकती है, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। देखते हैं क्या कहता है। पहला कहता है किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचयन कर पाते हैं, इसके द्वारा मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता है। कहता है देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, इसके द्वारा मानव पूंजी निर्माण हो सकता है। तीसरा कहता है गोचर धन का संचय हो पाता है। गोचर धन क्या होती है, गोचर धन वो होती है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख पाते हैं, जैसे वो क्या भवन, धन,
रुपये पैसे जिसे बोलते हैं। 4 नंबर कथन कहता है अगोचर धन का संचय हो पाता। अगोचर धन क्या होती है? जो हम ज्ञानेंद्रियों से सिर्फ महसूस करते हैं, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, ये सारे अगोचर धन हुए। इसके द्वारा मानव पूंजी का भी निर्माण होता है, यानी कि ये कथन सही है। यानी 2 और 4 कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। ये कथन गलत है। कहता है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। ये भी कथन गलत है। कहता है केवल निर्यात होती है। ये भी कथन गलत है। कहता है ना तो निर्यात ना ही आयात होती है, यानी कि इसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद किसी व्यक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित करता है? कहता है वस्तु की कीमत, ये भी सही है। उपभोक्ता की, ये भी सही है। कहता है संबंधित माल की कीमत, ये भी सही है। कहता है सही उत्तर चुनिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सरकार द्वारा किसी वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो विकल्प लागत शून्य होते हैं। गलत है, क्योंकि कोई भी सरकार अगर फ्री में कुछ देता है तो उस पर लागत होती है। कहता है विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा भी नहीं की जाती है। सी नंबर कहता है विकल्प लागत को उत्पादन के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। ये कथन सत्य है। क्या करती है सरकार? वो जैसे मान लीजिए शिक्षा में मुफ्त में देती है, तो सरकार उसके अंदर जो खर्च होती है, भवन निर्माण या फिर स्कूल में कोई भी चीज़ लाना हो, उस पर जो खर्चा होती है, वो अगर हमें मुफ्त में दे रही है तो सरकार वो कर के रूप में उसमें वसूली करती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? वस्तु की उत्पादन और सेवाओं के उत्पादन कैसे किया जा सकते हैं? श्रम से, ये कथन सत्य है। कहता है भूमि से, ये भी कथन सत्य है। कहता है मानव पूंजी से, ये भी सत्य है। कहता है भौतिक पूंजी से, ये भी सत्य है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कहता है भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि को अस्थायी पूंजी कहते हैं। इसे अस्थायी पूंजी नहीं कहते हैं, इसे कार्यशील पूंजी कहते हैं, यानी कि ये कथन गलत है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद और मुद्रा तथा कच्चा माल को रखा जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक सही है, लेकिन इसे हम अस्थायी नहीं बोलेंगे, इसे कार्यशील पूंजी बोलेंगे, यानी ये कथन गलत है। कहता है भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार इत्यादि मदों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, ये भी कथन गलत है। कहता है भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार, यहाँ तक ये कथन सही है, लेकिन ये कार्यशील पूंजी है, ये कार्यशील नहीं होंगी क्योंकि ये अस्थायी पूंजी हो जाएंगे, ये भी कथन गलत है। तीसरा कहता है भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है, ये कथन सत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव पूंजी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। इसका मतलब हुआ अगर हम भौतिक पूंजी में अगर कोई भवन निर्माण करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है, उसी तरह मानव में भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इसका हमें प्रतिफल मिलता है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है जब शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सत्य है, यानी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? वो विनिर्माण सम्मिलित है। कहता है पशुपालन, वानिकी और उत्खनन, ये सारे जो हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है उसके लिए पारिश्रमिक को भुगतान किया जाता है, वह बाजार क्रियाएं कहलाती है, ये कथन सत्य है। कहता है जिन क्रियाओं में 100 उपभोग के लिए उत्पादन होता है वे गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन असत्य है? तो नहीं 1 और नहीं 2 असत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।